हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। परीक्षा IQ के इस वीडियो में आप देख रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के 2018 में हुए एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का सॉल्यूशन। ये वीडियो थर्ड डे की थर्ड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन है और इस वीडियो के साथ 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 थर्ड डे की सभी शिफ्ट्स को कंप्लीट कवर कर लिया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट्स आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी सब इंस्पेक्टर और एनटीपीसी और बाकी सभी एग्ज़ाम्स में जो होने वाले हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं उनमें भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और ये वीडियो दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट्स, इंग्लिश व हिंदी दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें परीक्षा IQ को, ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद। देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ एल्डेस्ट सिस्टर इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 सिस्टर्स बोर्न एट इंटरवल ऑफ 3 इयर्स ईच इज 50 इयर्स। बोर्न एट इंटरवल ऑफ 3 इयर्स मतलब अगर पहले की उसकी एज x थी तो 3 साल बाद ये, फिर 3 साल बाद, इस तरह से करते करते जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी, x+12 हो जाएगी। भाई सेकेंड टर्म अगर 3 थी, थर्ड टर्म 6 थी, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, 3×4=12 हो जाएगी। और इन सब का सम क्या बोल रहा है, 50 है। अब ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3+6+6+12 कितना दे देगा, 30 इज इक्वल टू 50। तो 5x की वैल्यू क्या आ गई, 20 ईयर्स। तो x की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास। अब वो बोल रहा है एल्डेस्ट का एज बताओ क्या होगा, है ना, एज ऑफ एल्डेस्ट सिस्टर। तो वो क्या हो जाएगी, 12+4 16, 16 आंसर आ जाएगा। यंगेस्ट की बात पूछता तो 4 ईयर्स हो जाता। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज से रिलेटेड है, इसमें एक टर्म मिसिंग है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इसको डिजिट वाइज करो या फिर इसको अल्फ़ाबेटिकली वाइज सॉल्व करो। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखो डिजिट वाइज जो हैं, दो डिजिट्स जो हैं वो सेम है, तो इसलिए डिजिट का हम नहीं देखेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकल वाइज देखेंगे कि ई के बाद एफ जा रहा है मतलब 0 गैप, फिर एच जा रहा है मतलब 1 का गैप, एच के बाद के जा रहा है 2 का गैप, तो अब के के बाद जो आएगा उसमें 3 का गैप होगा, LMN। ठीक है, तो एन से अगला होगा मतलब ओ होगा, तो ये आंसर होगा। ठीक, दिस इज अवर आंसर। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि वेन डायग्राम में वो बच्चे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है जो सारे गेम खेल रहे हैं। तो इसमें देखो जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है वो कौन सा है, एस। तो एस ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है जो सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो आंसर इज एस। देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि अगर क्यूब की एज जो है वो इंक्रीज कर दी 2 सेंटीमीटर, तो उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है 488 सेंटीमीटर क्यूब से। तो हर एक एज की लेंथ कितनी है, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बाद में लेंथ ये हो गई तो मेरी वॉल्यूम ये बनेगी, क्योंकि अगर साइड क्यूब की एस होती है तो क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, S³ तो अब मेरी साइड कितनी बन गई, S+2 बन गई, तो S+2 का क्यूब होगा। और पहले क्या थी मेरी, S³ थी, तो जब मैंने ये सब्ट्रैक्ट करा तो मेरी 488 आई। अब मैं S की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लूँगा जो मेरे को ये ऑप्शंस में दी हुई हैं, और मैं देखूंगा कौन सी इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो S की वैल्यू 8 अगर आप लोगे तो 8+2 जो है वो 10 दे देगा, तो ये हो जाएगा 1000। और 8 का क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब आपको याद होने चाहिए, 8 का क्यूब होता है 512। तो अगर 1000 माइनस 512 क्या दे देगा आपको, 488। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इस सवाल में वो क्या पूछ रहा है कि फोर्स इक्वेशन में F क्या होता है, मतलब फोर्स किसके बराबर होता है। तो फोर्स सबको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ma के बराबर होता है फोर्स। ठीक है, और अब देखो mgh किसके बराबर होता है, mgh तो ये होता कुछ नहीं होता, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, एनर्जी। ठीक है, mgh मतलब फ्री फॉलिंग अगर कोई बॉल होगी तो उसकी यहाँ पर कितनी एनर्जी होगी उसमें, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो हम mgh से बताते हैं। ठीक है,
एम वी क्या है पूछे, तो एम वी डिनोट्स मोमेंटम, पी, मोमेंटम को हम पी से दर्शाते हैं, तो ये मोमेंटम है। तो वो पूछ सकता है अगले उसमें कि भाई मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम एम इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और ये u प्लस ए टी क्या है, तो ये न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ये इक्वेशन है, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन है। ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो u प्लस ए टी, ये u जो है क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी होती है, तो ये न्यूटन की पहली इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो आंसर फोर्स का हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलेंट्री एक्शन, मतलब कौन सा इनवॉलेंट्री है। अब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मतलब जो इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है, जो स्वतः हो रहा है, अपने आप जो हो रहा है। तो क्लोजिंग ऑफ फिस्ट क्या है, तो हमारे हाथ में, तो ये तो नहीं है। बीटिंग ऑफ हार्ट, हाँ ये है, ये अपने आप हो रहा है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। दिल धड़केगा तो धड़केगा ही। ठीक है, मूविंग अ चेयर, ये भी आपके हाथ में। टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, ये भी आपके हाथ में। तो ये सब नहीं है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री तो यही है, ये सारे क्या हैं, वॉलेंट्री हैं। अब देखो इस सवाल में वो कह रहा है कि 32% ऑफ अ नंबर इज 80, व्हाट इज द नंबर, निकाल लो। 32% ऑफ एक्स अगर 80 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो 4 8 ज़ा 32, 4 25 ज़ा 100, और ये 10 टाइम्स चला तो कितना आ जाएगा, 250। तो 250 आंसर हो गया। ठीक, देखो कह रहा है कि अगर tan अल्फ़ा की वैल्यू ये है, तो tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा क्या होगा। देखो अगर tan अल्फ़ा ये है, तो कॉट अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1, ये कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब इसको तुम अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो √2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा क्या आएगा, tan अल्फ़ा की लिख लो ये। ठीक है, माइनस √2 + 1, तो √2 कट जाएगा, और -1 ये कितना आ जाएगा, -2। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, माइनस की जगह प्लस होता तो आंसर फिर कुछ और बनता, तब 2√2 हो जाता। ठीक है, अब 192 पेन्स की कॉस्ट अगर 10 रुपये, तो कितने पेन तुम 5 रुपये में ले सकते हो। तो यार सीधा सा डिवाइड बाई 2 कर दो दोनों का। भाई 10 रुपये में अगर 192 पेन आ रहे हैं, तो 5 रुपये में कितने आएंगे, 96 ही तो आएंगे, 192.2। ठीक है, ये आंसर है। अब देखो ए बी सी ये कुछ टोकन्स हैं बैग में, और इनकी रेशियो दे रखी है। तो पूछ रहा है A/B/C कितना होगा। देखो A/B आपको दे रखा है 3/8, और B/C आपको दे रखा है 6/13। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, भाई इसको मल्टीप्लाई बाई क्या कर लो, 4 कर लो, और इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो, तो मेरा B जो है वो बराबर आ जाएगा। तो 9:24:52, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप थोड़ा ऐसे भी सोच सकते थे कि इसमें से ए और बी में 3:8 कौन कौन बना रहा है। देखो इन तीन में तो ए और बी में 3:8 बन ही नहीं रहा है। अगर आप खाली यहीं से देखो, अगर आप ऑप्शन से जाओगे, तो 3:8 या तो यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है। ठीक है, 309 3 8 24। अब आप ये देख लो कि B/C में 6/13 कौन बना रहा है। तो ये तो 6/13 बना ही नहीं रहा, ये तो 8/13 बना रहा है, तो इसको भी रिजेक्ट कर लो। तो ऑप्शन मेरा ये बचा। तो मतलब बिना कुछ कैलकुलेट करे भी आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस ओनली बता सकते हो कि इसमें देख लो कि इनमें से किस ऑप्शन में वो A/B का रेशियो 3:8 है, और ऑप्शंस में इनमें से किसका रेशियो B और C का 6/13 है। तो जिसका आ रहा है वही आंसर है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखो ये सवाल है स्टेटमेंट, और मतलब कौन से ऑप्शन हैं जो सफाइस कर जाएंगे इनको आंसर करने के लिए। इसमें आपको बताना है वैल्यूज़ ऑफ P, Q एंड R। ठीक है, तो क्या खाली स्टेटमेंट 1 से मैं बता सकता हूँ। इसमें उसने दे रखा है कि P+Q का होल स्क्वायर 16 है, मतलब P+Q क्या है, +-4 है, ये P+Q है। तो यार क्या इससे तो ना तो मैं P की वैल्यू बता सकता, ना मैं Q की वैल्यू बता सकता। R तो छोड़ ही दो, R तो इसमें कंटेन ही नहीं है। अब तुम इक्वेशन सेकंड देखो, क्या मैं खाली इस इक्वेशन से बता सकता हूँ। तो इसमें उसने P-Q 4 दे रखा है, अच्छा, और R की वैल्यू 2P दे रखी है। तो क्या मैं इससे बता सकता हूँ, मैं खाली इससे भी नहीं बता सकता। तो ना तो मैं खाली इससे बता सकता, ना ही मैं खाली इससे बता सकता। अब क्योंकि मुझे P, Q, R तीन वेरिएबल बताने, तो तीन इक्वेशन चाहिए। तो अगर तुम इनको देखो,
कि पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, तो हाँ इनसे मैं पी और क्यू की वैल्यू निकाल लूँगा। और एक बार मेरी पी और क्यू की वैल्यू निकल गई, फिर मैं आर की भी वैल्यू बता दूंगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ पी है। तो हाँ 1 and 2 दोनों जो है लगेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन, बोथ 1 and 2। ठीक है, अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है, बार चार्ट का ये एग्जाम्पल है। इसमें बोल रहा है इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ बाइक्स फ्रॉम मई टू जून 2017। तो बाइक्स जो हैं वो दर्शा रही हैं ये ब्लू वाली, और व्हीकल्स दर्शा रही हैं रेड वाले। तो मई से जून 2017 मतलब ये वाला, तो इसका ब्लू वाली फिगर देखो, मतलब 17 से 28 पर जा रहे हैं, ये मई की फिगर है और ये जून की फिगर है। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 11 का, और इनिशियल कितना था, 17 का था। तो अब ये कितना परसेंटेज हो गया, तो निकाल लो। कैसे निकालोगे, 110 हो गया तो 17 6 ज़ा 102, और 80 बचा तो 17 5 ज़ा 85, तो उससे कम रहेगा, 17 4 ज़ा 68, तो 64 पॉइंट कुछ आएगा। तो 64 पॉइंट तो कुछ का ये हो गया, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर है। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम अ रोवर टेक्स 8 घंटे, वाइल इट टेक्स ओनली 5 आवर्स टू गो द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। अब अगर 8 घंटे उसे अपस्ट्रीम में लग रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, देखो अपस्ट्रीम हम x माइनस वाई निकालते हैं, जहाँ पर ये क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट होती है, और y क्या होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है। तो अपस्ट्रीम में x माइनस वाई हो जाता है और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, तो x माइनस वाई ये जो है स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 5 यूनिट में स्पीड ले रहा हूँ। वाइल इट टेक्स हर ओनली 5 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड नेट ये हो गई, तो 40 किलोमीटर 5 घंटे में निकल रहा है, मतलब ये 8 हो गया। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट निकालनी है ना, तो स्पीड ऑफ बोट, रोवर की स्पीड कैसे निकालोगे, इनको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2x, ये 0 हो जाएगा 13, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.5, आंसर आ गया। तो मैकेनिकल एनर्जी किस किस का सम होता है, तो सबको पता है यार, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, कोई भी आप फ्री फॉल ऑब्जेक्ट ले लो, तो उसमें जब आप गेंद को यहाँ से फेंकते हो, तो यहाँ पर उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। ठीक है, और यहाँ पर वो मैक्सिमम हाइट पर जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, ज़ीरो होती है। तो इनको दोनों के सम को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, देखो इस सवाल में बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें ये फिगर दे रखी है और इस क्वेश्चन मार्क को बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो हर एक में उसने स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, अभी देखो ये बॉडमास से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 7 × 4 प्लस -2 × -3 क्या होगा। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी पहले इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, तो -2 × -3 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो 4 प्लस क्या कह दूंगा मैं, 6 कह दूंगा, और इंटू क्या हो जाएगा 7, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 7, मतलब ये क्या आ जाएगा 70, 70 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, तो पहले मैं इस ब्रैकेट की तरफ जाऊंगा, बड़े वाले में, बड़े वाले में भी फिर मैं इस ब्रैकेट में जाऊंगा, और फिर मैं इस ब्रैकेट में जाऊंगा। तो सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 6 माइनस 9/3 क्या दे देगा, 3 दे देगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 डिवाइड बाय 3 1, और ये अगर 1 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 60/3 20, तो 20 माइनस 1। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ है 38 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, 38 माइनस क्या 19, तो वो क्या दे देगा तुम्हें, 38 माइनस 19 19, और यहाँ क्या है 45, तो 45 माइनस 19 तुम्हें क्या दे देगा 26। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है भाई, 26 आंसर हो जाएगा। अब देखो इस सवाल में वो पूछ रहा है कि अगर 23 × 31 713 है, तो 0.0713 डिवाइड बाई 3.1 क्या होगा। तो इसको आप ऐसे सोचो कि मान लो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 713 डिवाइड बाई 31, इसकी वैल्यू 23 है। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये भी आएगा तो 23 में ही, बट 23 में भी यार कितना आएगा, कितना आएगा? तो जैसे मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव करूँगा तो ऊपर मेरा 10 आएगा और नीचे मेरा क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 आएगा। तो इसका मतलब 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पे आंसर निकालना है, तो ये आंसर होगा। तो 3 डेसिमल प्लेसेस किस में आ रही है, इसी में आ रही है, तो यही मेरा आंसर। ठीक है, बस इसमें ये देखना है कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल आ रही हैं। तो एक डेसिमल प्लेस मेरी कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है। 4 डेसिमल प्लेस नीचे आ रही है, तो नेट कितनी आ रही है नीचे, 3 डेसिमल प्लेस। तो 3 डेसिमल प्लेस पे यही आ रहा है, तो यही आंसर है। ठीक है, देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ रैशनल नंबर, मतलब इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिनको हम लोग p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जहाँ पर q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ये परिमेय संख्या होती है। तो देखो क्यूब रूट ऑफ 2, क्या तुम इसको एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं। हमें रूट 2 की वैल्यू तो पता है कि रूट 2 की वैल्यू 1.41, और ये भी जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलती रहती है। तो क्यूब रूट 2 को तो हम वैसे ही नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तो ये नहीं होगा। क्यूब रूट 12, क्या इसको एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं। हमें यार क्यूब रूट किसका पता है, 27 का पता है, बट 16 का सॉरी 12 का नहीं पता, 12 का नहीं पता, इसको भी नहीं कर सकते एक्सप्रेस। क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो कर सकते हैं, बट क्यूब रूट ऑफ 4 नहीं कर सकते। ठीक है, अब आया ये क्यूब रूट ऑफ 8, हाँ ये हमें पता है, ये 2 होता है इसकी वैल्यू, तो इसको हम लोग पी अपॉन क्यू मतलब 2/1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो ये आंसर हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ 8। देखो इस सवाल में कह रहा है कि अगर a प्लस 1/a 3 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होगा। देखो अगर k प्लस 1/k q के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना, अगर k प्लस 1/k q के बराबर है तो k क्यूब प्लस 1/k क्यूब कितना होता है, q क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ q। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से अगर जैसे तुम्हें ये 3 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3, मतलब 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, मतलब 27 माइनस 9 मतलब 18, तो 18 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। इसी तरह से एक और चीज़ होती है, अगर a प्लस 1/a तुम्हें रूट 3 दे रखा है तो फिर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 3√3, तो तब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब जो होता है ये 0 होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी होती है, इसको ध्यान रखना। ये ये अगर a प्लस 1/√3 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 0 होगा, या फिर तुम कह सकते हो a की पावर 6 जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो। देखो कह रहा है कि अगर 8 डिजिट नंबर ये है और ये डिविजिबल बाय 15 है तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p क्या होगी। तो अगर ये डिविजिबल बाय 15 है तो 5 से डिविजिबल तो है ही, लास्ट में 5 आ रहा है। अब इसको अगर 3 से डिविजिबल होना है तो इसका सम जो होना चाहिए, इन इसकी डिजिट्स का सम जो होना चाहिए वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो देखते हैं कि ये तो हो गया इतना 10 15 15 15 30 35, तो 35 प्लस p डिविजिबल बाय 3, तो मैं 3 में मैं p की वैल्यू कम से कम ऐसी क्या रखूं कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 1 रख दो। 1 अगर रख दोगे तो ये 36 आ जाएगा, है ना। 35 प्लस 1 कर दोगे तो 36 आ जाएगा, और वो 36 क्या होता है, डिविजिबल होता है किससे, 3 से, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अगर डॉग को ऐसे लिखोगे तो मैट क्या होगा। तो डी की इसमें पोजीशन वैल्यू सिर्फ दे रखी है, ओ की 15, जी की 7, तो एम की क्या हो जाएगी 13, ए की क्या हो जाएगी 1 और टी की क्या हो जाएगी 20, तो 13 120 आंसर आ जाएगा। अब अगेन ये एक सीरीज़ है, तो इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर है तो उसके बाद क्या होगा, एस आएगा, जी एच आई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, तो एस जे आंसर आ जाएगा, एस जे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पहले ट्राइंगल था तो ट्राइंगल में मैंने ये फिगर ऐड करी और इसी फिगर को यहाँ लिख दिया।
यहाँ मेरे पास ये फिगर थी रेक्टेंगल के अंदर एक, और इसके अंदर मैंने एक ये ऐड किया प्लस का साइन, और मैंने इस प्लस के साइन को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर मेरा एक और रेक्टेंगल है, ये सेमी सर्कल, ये सर्कल, और अब इसके अंदर ये ऐड करें, तो ये जो एडेड वाला है इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन डी। देखो इसमें क्या कह रहा है कि वन पाइप कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 4 आवर्स। मैंने कहा ठीक है। वाइल अनदर कैन ड्रेन द सिस्टर्न व्हेन फुल इन 10 आवर्स। मैंने कहा ये भी ठीक है। बोथ द पाइप्स वर टर्न्ड ऑन व्हेन द सिस्टर्न वाज हाफ एम्प्टी। अब आप देखो, मान लो इसकी आपने एफिशिएंट, ये जो कैपेसिटी है वो 40 रखी है। अब आप ये कह रहे हो कि जब ये 20 था तब मैंने दोनों खोल दिए, तो इसकी एफिशिएंसी 10 हो गई और इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई। ठीक है, तो 1 घंटे में जो है वो कितना भरेगा, 6 भरेगा। ठीक है, तो 1 घंटे में 6 भरेगा, और 6 ये 1 घंटे में भर रहा है, तो 20 जो है वो कितने टाइम में भरेगा, 20/6 में। तो 6 3 18, 2/6, और तो ये कितना आ जाएगा, 3 hours and 20 minutes, है ना। 3 घंटे 20 मिनट में जो है ये पूरा भर जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से हमने देख लिया ना, 10 घंटे उसे भरने भरने में लग रहे हैं, है ना। और 10 घंटे, सॉरी 1 घंटे में वो 10 भर रहा है, और ये 1 घंटे में 4 खाली कर रहा है। तो 1 घंटे का हमने उसको निकाल लिया कि वो 6 भर रहा है, 6 यूनिट, है ना। अगर 1 घंटे में 6 यूनिट भर रहा है तो 20 यूनिट कितने घंटे में भरेगा वो हमने निकाल लिया बस। अब देखो इसमें इसकी हमें मिरर इमेज बतानी है, तो मिरर इमेज में एक तो ये चीज़ देखना कि ये इरेक्ट होगा इस तरीके से, और जो गोला है ये यहाँ पे आएगा सर्कल वाला पहले। तो पहला सर्कल इसमें तो नहीं आ रहा, तो ये होंगे ऑप्शंस, इसमें ये इन्वर्टेड है, ये भी नहीं होगा। अब बी या डी में से देखते हैं। देखो इसमें देखो, ये जो यहाँ पर लाइंस हैं ये वर्टिकल हैं, वर्टिकल नहीं होनी, हॉरिजॉन्टल वाली होनी है जैसी इसमें। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि ये लॉ किस साइंटिस्ट ने स्टेट करा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये मेंडलीव ने कहा था सर, मेंडलीव ने, सबको पता है। और अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें किसके आधार पर है, एटॉमिक नंबर के आधार पर। ठीक है, और मेंडलीव ने एलिमेंट्स को जो क्लासीफाई करा था वो किसके आधार पर करा था, एटॉमिक मास के आधार पर। ठीक है, तो मेंडलीव आंसर है। अच्छा, न्यूलैंड ने क्या कहा था, न्यूलैंड का जो था वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि ये कहता था कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलती जुलती होगी। ठीक है, ये कहा था। देन मूजली के लॉ ने क्या कहा था, मूजली के, कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ द एमिटेड एक्सरे, मतलब जो भी एक्सरे एमिट हो रही है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा, बराबर नहीं प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और डॉबर्नियर क्या था, तो डॉबर्नियर का लॉ ऑफ ट्रायड था। इसका ये कहना था कि अगर 3 एलिमेंट्स को अरेंज करो तो जो बीच वाले का एटॉमिक, मतलब इन दोनों का एटॉमिक मास का सम जो होगा, ठीक है, वो इसके एवरेज के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा। ठीक है, और इन तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मेंडली। अब जैसे ये सवाल है कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये है, इतने मोल पर लीटर है, तो वो क्या होगा। ठीक है, वो क्या होगा, तो देखो पीएच निकालने का ये तरीका होता है कि माइनस ऑफ लॉग एट बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये होता है फॉर्मूला। और पीएच क्या होता है, किसी भी एसिड की वैल्यू जो है हम लोग, या बेस की वैल्यू जो है हम लोग पीएच से निकालते हैं। मतलब आपने एसिड डाला, ये आपका पानी था, आपने इसमें एसिड डाल दिया, अब इसने, एसिड ने हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज कर दिए। ठीक है, तो पीएच जो है, इस सॉल्यूशन का पीएच मैं कैसे बताऊंगा,
मैं उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को देखकर बताऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, तो अब मुझे कंसंट्रेशन दे रखी है, तो मैं लिखूंगा -log 10 1 × 10⁻⁻5, ये दे रखी है। ये इसकी वो होती है मोल पर लीटर। ठीक है, कि इतने मोल। ठीक है, मोल क्या है, एक्चुअली ग्राम्स को ही समझो आप मोल। ठीक है, ग्राम्स को या कोई भी यूनिट हो गई, इसकी जो है हम यूनिट आयंस की मोल में बात करते हैं हम लोग, मोल में। जैसे हम लोग अपने वेट की किलो में बात करेंगे, आयंस की बात या फिर एटम्स की बात हम लोग मोल्स में करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये होता है, ठीक है, कि तो log at base 10 और यहाँ पर a हो, तो ये क्या हो जाता है, ये इधर चला जाता है, सॉरी a की पावर अगर q हो तो q इधर आ जाता है, तो q log 10a इस तरह से हो जाएगा। तो वही काम हम इसमें करेंगे कि ये क्या आ जाएगा, -5 मेरा इधर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 log at base 10 और 1, सॉरी at 10, है ना, log at base 10 10, और log at base 10 और 10 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या रह जाएगा मेरा, 5 रह जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि अगर a log at base 10, है ना, और log at base 10 a की पावर अगर b है, तो वो क्या हो जाता है, b log at base 10 a। अब देखो पूछ रहा है कि हाउ मैनी एटम्स विल 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कंटेन। तो 1 मोल क्या होता है, तो 1 मोल एक यूनिट होती है। जिस तरह से हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हो आप, ठीक है, तो किलो एक यूनिट होती है। ठीक है, कि 1 किलो दे दो, या किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर भागा। ठीक है, या फिर आप ग्राम्स के लो, 100 ग्राम्स कोई चीज़ दे दो, तो ग्राम एक यूनिट हो गई। तो इसी तरह से एटम्स के केस में, आयंस के केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में, ठीक है, कि इसमें इस एलिमेंट में इतने एटम्स थे। मान लो वो कहता है 1 मोल एटम थे, तो हम उसको मोल में बोलते हैं। तो मोल क्या है, ये एक यूनिट है और कुछ नहीं है, एक यूनिट है। तो 1 मोल, तो 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा आंसर, 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, जानकारी के लिए एक बार ये और देख लो कि C12 क्या होता है। तो कार्बन का आइसोटोप होता है C12। C12 इज द आइसोटोप। ठीक है, तो जब भी वो किसी चीज में कहे कि 1 मोल ऑफ एटम लिया, या 1 मोल ऑफ कार्बन लिया, या 1 मोल ऑफ सिलिकॉन लिया लिया, या 1 मोल ऑफ सोडियम लिया, तो 1 मोल एटम है, 1 मोल एटम है, इसका मतलब क्या हो गया कि 6.023 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो ये सवाल है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कि विभवांतर बनाए रखने में कौन सा जो है डिवाइस मदद करता है, तो वो होता है सेल या बैटरी। सेल या बैटरी क्या करता है, वो मेंटेन करेगा। देखो यहाँ वर्ड देखो क्या यूज हो रहा है, मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। कि एक ये बैटरी होगी ना इस तरह की, ये बैटरी होती है, तो ये प्लस वाला होता है साइन, ये माइनस वाला पोटेंशियल होता है, तो इनके बीच में क्या रहता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, सेल या बैटरी करता है। ठीक है, सेल या बैटरी करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, ये मेजरमेंट का काम करता है। ये मेजरमेंट का काम करता है, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करता है, तो आता है आंसर वोल्ट मीटर। मेंटेन कौन करता है, सेल या बैटरी। एम मीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, ये करंट को मेजर करेगा। अच्छा, एक डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और उसकी इंटेंसिटी, मतलब हाई है, लो है, कैसा है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सेल या बैटरी। अब कह रहा है कि 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, तो एलिमेंट्स के कंबाइन होने से क्या बनता है भाई, कंपाउंड बनता है। 2 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन एक कंपाउंड हो गया, हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया ऑफ द फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, मिलके क्या बना दिया, पानी बना दिया। पानी क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। ठीक है,
तो एलिमेंट्स के मिलने से जो है एक कंपाउंड बनता है। अच्छा, मॉलिक्यूल किन के बनने से बनता है, किन के मिलने से? तो मॉलिक्यूल बनता है एटम्स के मिलने से, ठीक है, एटम्स के मिलने से। और मॉलिक्यूल के मिलने से क्या बन रहा है कि अगर मॉलिक्यूल मिलेंगे आपस में तो बनेंगे एलिमेंट्स। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले तो हो गया एटम्स, एटम्स के मिलने से क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल, ठीक है। और मॉलिक्यूल के मिलने से क्या बन रहा है? एलिमेंट बन रहे हैं। और एलिमेंट्स के मिलने से क्या बन रहे हैं? कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक। देखो बोल रहा है कि यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो वैसे पावर जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर में बहुत सी यूनिट्स होती हैं। एक होती है किलोवाट, एक होती है वॉट, ठीक है। देन एनर्जी में कुछ यूनिट होती हैं, जैसे एनर्जी की यूनिट क्या हो गई? जूल्स हो गई, ठीक है, जूल्स हो गई। और जूल पर आवर क्या हो गया? वही पावर हो गया। ये भी तो एनर्जी ही है। वर्क डन क्या है? कुछ नहीं है, एनर्जी ही है। तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट जूल्स होती है। लेकिन अब देखो यहाँ पर वो वर्ड क्या यूज़ कर रहा है? इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कौन सी यूज़ करते हैं? तो हम हॉर्स पावर यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर में जो है वो 746 वॉट्स होते हैं। तो ये बात तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर आएगा हॉर्स पावर। कि अगर खाली यूनिट ऑफ पावर पूछता तो है तो किलोवाट भी है, वॉट भी है, हॉर्स पावर भी। लेकिन बोल रहा है कि इंडस्ट्री में कौन सी यूज़ करता है, तो इंडस्ट्री में हम लोग हॉर्स पावर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है कि इन विच लैंग्वेज वॉज बाबरनामा कंपोज्ड। तो बाबरनामा बाबर की जीवनी है, और जिसको टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था ओरिजिनली, और इसका नाम था तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी। और इसको जो है पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा गया था, पर्शियन लैंग्वेज में बाबरनामा, ठीक है, बाय अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करा गया था बाय मैडाम बेब्रिज, ठीक है। नाउ अबाउट बाबर, बाबर केम टू इंडिया, ठीक है, एंड ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहले युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। कब? 1526 में। वो लगातार युद्ध ही लड़ता रहा, हर साल युद्ध है। फिर 1527 में एक फेमस युद्ध, बैटल ऑफ खनवा, ठीक है, विद राणा सांगा। देन 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी विद मेदिनी राय, इसमें मेदिनी राय को हराया। एंड 1529 में फिर मोहम्मद लूधिया के साथ लड़ाई, ठीक है। फिर 1530 में जो है आगरा में जो है मर गया, 1530 में उनकी डेथ हो गई। और आज भी इसका टूम जो है वो कहाँ, कब्र जो है वो कहाँ पर है? काबुल में, काबुल, अफगानिस्तान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ असम एज ऑफ मार्च 2018। नाउ एज ऑफ मार्च 2024, मिस्टर गुलाब चंद कटारिया, he is the governor of Assam. Now, who is the CM of Assam? He is Mr. Hemant Biswa Sarma. Okay. Now, what is the capital of Assam? It is Dispur. Do not confuse it कि गुवाहाटी है, गुवाहाटी नहीं है, डिस्पुर है। नाउ अबाउट द नेशनल पार्क्स ऑफ असम, क्या क्या इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं? वन इज़ मनास नेशनल पार्क, वन इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पर राइनोसॉर्स मिलते हैं। देन वन इज़ औरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं असम के, यू मस्ट नो देम बाय हार्ट। देन व्हाट इज़ द क्लासिकल डांस? क्लासिकल डांस क्या है असम का? तो क्लासिकल डांस है सतारिया, सतारिया। और इसके बारे में कहाँ पर मेंशन्ड है? नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के। नाउ ये तो हो गया इन सब के बारे में। अब देखो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ असम।
तो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में सबसे पहले नाम आता है देखो बिहू का, ठीक है, और एक आता है रोंगाली बिहू, ठीक है, और एक होता है द्विजिंग फेस्टिवल। द्विजिंग द्विजिंग फेस्टिवल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, और ये कहाँ पर होता है, ये ए आई रिवर के बैंक्स पे होता है, ठीक है। देन वन इज़ अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी फेमस है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, कामाख्या देवी हैं, ठीक है। और एक हो गया मेदाम मेफी। मेदाम मेफी ये भी एक फेस्टिवल है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द फेस्टिवल्स ऑफ असम। नाउ टॉकिंग मोर अबाउट असम, व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ असम। तो स्टेट एनिमल जो है राइनोसोर है। हमने बताया था कहाँ पर मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। देन स्टेट फ्लावर इज़ फॉक्सटेल ऑर्चिड, एंड स्टेट ट्री इज़ होलोंग विच इज़ ऑल्सो द स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और यही जो है अरुणाचल प्रदेश का भी स्टेट ट्री है, ठीक है। नाउ अबाउट द ब्रिजेस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस भी हैं, जैसे ढोली सादिया ब्रिज है, तो इसको जो है भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। और ये किन दो स्टेट्स को जोड़ता है, तो एक तो हो गया आसाम, दूसरा हो गया अरुणाचल। आसाम को अरुणाचल से जोड़ता है धोला सादिया ब्रिज, और इसकी लेंथ कितनी है, 9.15 किलोमीटर। 9 कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है, लोहित, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा है बोगी बील ब्रिज, तो ये रेल रोड ब्रिज है, और ये पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था गुड गवर्नेंस डे वाले दिन। गुड गवर्नेंस डे वाले दिन अटल बिहारी जी का जन्मदिन होता है उस दिन, तो 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे को बोगी बील ब्रिज इनॉग्रेट किया था। देन नारायण सेतु, तो नारायण सेतु जो है वो कहाँ पर है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं यहाँ पर, जैसे एक है हैफलॉन्ग लेक, पूछे अगर कहाँ है तो असम में है। देन दीप बोर दीप दीपोर बील लेक, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेक है विच इज़ ऑल्सो अ रामसर साइट। सो ये थी आसाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आई होप ये सब आपको हेल्प करेंगी। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। तो इस सवाल में आई हैव अ कन्फ्यूजन बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र। ऐसे अगर टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स अगर देखोगे तो गुजरात में ही ज़्यादा हैं सब काउंट करके, क्योंकि एयर सब का मतलब, क्योंकि एयरपोर्ट जो हैं वो दो तीन तीन तरह में डिवाइड होते हैं। वन इज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर डोमेस्टिक होते हैं, और मिलिट्री होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं खाली इंटरनेशनल की बात करूं, तो गुजरात में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, एक तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, ठीक है, कहाँ पर है ये, अहमदाबाद, अहमदाबाद। देन एक है राजकोट एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन अभी पिछले साल ही करा गया था, राजकोट एयरपोर्ट। देन एक है सूरत एयरपोर्ट, ठीक है, ये तीन एयरपोर्ट हैं। और एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है धोलेरा एयरपोर्ट, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन से एयरपोर्ट है, अगर मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, कहाँ पर है, मुंबई में। देन एक है भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट, ठीक है, भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, नागपुर में। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नासिक का, नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और एक एयरपोर्ट है शिरडी में, अहमदनगर में, शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो वैसे अगर देखो तो चार चार हैं। और अगर दिल्ली में की मैं बात करूं तो वहाँ पर तो आईजीआई है ही, आपको पता ही है। एंड वेस्ट बंगाल में दो हैं, कौन कौन से, एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, कहाँ पर है ये, कोलकाता में, जिसको पहले डमडम एयरपोर्ट बोला जाता था। और एक और एयरपोर्ट है, ठीक है, एक और एयरपोर्ट है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, उसका नाम है
बागडोगरा एयरपोर्ट, बागडोगरा एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी में। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन अबाउट एयरपोर्ट्स। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि इन द मॉर्निंग एक्स एंड वाई वॉक टुवर्ड्स ईच अदर इन पार्क, व्हेन दे मीट वाईज शैडो फॉल्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ एक्स, तो इन विच डायरेक्शन वाज एक्स फेसिंग। तो पहली बात तो मॉर्निंग की बात हो रही है, तो सन कहाँ पर राइज करेगा सर? ईस्ट में राइज करेगा, ठीक है। अब वाई की शैडो जो है वो फॉल कर रही है टुवर्ड्स द राइट ऑफ एक्स, तो एक्स के राइट में फॉल कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि अगर जैसे राइट में फॉल कर रही है और मॉर्निंग का टाइम है, तो हम इसे राइट जो है क्लॉकवाइज चलाएंगे 90 डिग्री। तो जो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा, तो मतलब वाई की जहाँ शैडो पड़ रही है, ठीक है, एक्स के राइट में पड़ रही है, तो एक्स कहाँ फेस कर रहा होगा? एक्स यहीं फेस कर रहा होगा साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये एक्स की डायरेक्शन हो गई, एक्स के फेस की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, साउथ की तरफ। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ। इसी में अगर वो ये पूछ लेता कि वाई कहाँ फेस कर रहा है, तो वाई जो है वो फेस कर रहा होगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है, क्योंकि वो टुवर्ड्स ईच अदर चल रहे हैं ना। तो जो इसकी डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट इसकी डायरेक्शन होगी, तो एक्स की। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वाइज शेडो फॉल्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ एक्स, जिसके राइट या लेफ्ट में पड़ रही है, एक्स के राइट या लेफ्ट में पड़ रही है, हम उसी की डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। और राइट का मतलब हो गया क्लॉकवाइज 90 डिग्री, लेफ्ट का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच का यूज़ करते हैं। ब्लीच क्या होता है? CaOCl2। इसका हम लोग यूज़ करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर का। देन बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ये भी आपको पता होने चाहिए, इनसे काफ़ी सवाल बने। अब देखो ये सवाल है कि द फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर्स ऑफ डबर्नियर ट्रायड आर फॉस्फोरस एंड एंटीमनी, तो सेकंड मेंबर क्या होगा? तो आर्सेनिक होता है भाई सेकंड मेंबर। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये तीन हो जाते हैं। देखो डॉबर्नियर ट्रायड ने क्या कहा था? डॉबर्नियर ने कहा था कि भाई जो दो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा, वही मिडिल एलिमेंट जो है उसका जो एटॉमिक मास होगा उसके बराबर होगा। तो उसने ऐसे 53 एलिमेंट्स के बारे में बताया था, और उसने कितने ट्रायड बताए थे? तो 5 ट्रायड उसने बता दिए थे, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सल्फर सिलेरियम टीलेरियम एंड आयरन कोबाल्ट निकल। तो ये पांचों के पांचों ट्रायड्स आपको याद होने चाहिए, किसी में से भी वो सवाल पूछ सकता है, ठीक है। और ये वाला जो था फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी एक ही है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच द क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड इन अ क्रोमोसोम। तो देखो क्रोमोसोम होता है, ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो ये दो चीज़ों से बना हुआ होता है, डीएनए से और प्रोटीन मटेरियल से। प्रोटीन होता है। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फाउंड इन न्यूक्लियस। और किस फॉर्म में फाउंड होते हैं? एज क्रोमैटिन मटेरियल, एज क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। और ये विजिबल कब होते हैं? विजिबल कब होते हैं? तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन विजिबल होते हैं, ठीक है। और ये क्रोमोसोम जो था, ये नाम किन्होंने रखा था? तो वेल्डेयर ने रखा था। कोई वेल्डेयर नाम से था एक बायोलॉजिस्ट, उन्होंने रखा था। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस में डिवाइडेड होते हैं? क्रोमोसोम ये क्रोमैटिड में डिवाइडेड होते हैं, क्रोमैटिड्स। तो अभी वो ये पूछ रहा है कि द पॉइंट एट विच द क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड, तो दो क्रोमैटिड जो होते हैं वो किस पॉइंट पर अटैच्ड होते हैं? तो सेंट्रोमियर बोलते हैं उसको। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रोमियर, जहाँ पर दो क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जीन्स के अंदर क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये बेसिक वो होता है, सबसे ज़्यादा छोटा जो होगा पार्ट वो डीएनए होगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या आ जाएगा? जीन। और जीन के अंदर क्या आ जाएगा? डीएनए, ठीक है।
और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दो क्रोमैटिड जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। और क्रोमैटिड क्या होते हैं? क्रोमैटिड कुछ नहीं होते भाई, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमैटिड की फॉर्म में विजिबल होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि देयर इज अ ग्रुप वाज अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स हु टुक अ टेस्ट, अनदर स्टूडेंट जॉइंड द ग्रुप आफ्टर टेकिंग द टेस्ट लेटर, विद हर मार्क्स इंक्लूडेड द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप वेंट अप बाय 3। मान लो इनिशियली 6 बच्चे थे, इनका एवरेज जो आ रहा था वो ए आ रहा था, ठीक है। उसके बाद एक और ने ज्वाइन कर लिया, उसने क्या कर दिया, एवरेज इनका 3 से बढ़ा दिया। तो ये कितने मार्क्स लेकर आए, कितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आए? ये जो एक बच्चा था ये कितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आए, हमें ये बताना है। तो एक तो ये 6 बच्चे जो होंगे हर एक का 3-3 नंबर लेकर आया होगा, तभी तो इसने सबका बढ़ा दिया। और ये खुद का कितना ज़्यादा लाया, मोर देन द एवरेज मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स मोर देन द एवरेज मार्क्स। तो ये खुद के भी तो 3 ज़्यादा लाया होगा, तो टोटल कितना लाया, 21 मार्क्स ज़्यादा ले आए, 21 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल में बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन सी बनेगी अगर 2800 में से मैं सबसे छोटी संख्या में कौन सी घटाऊं। तो 2800 का आप स्क्वायर रूट ले लो। कैसे लोगे, दो दो के पेयर बना लिए, 5 5 से 25, ठीक है, 5 5 से 25, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 300। और यहाँ पर हम इसका क्या लिखते हैं, फिर डबल लिखते हैं। तो 102 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, तो 2 2 ज़ा 4, 204 यहाँ आ गया, 96 बचा। अब ये जो 96 है ये रिमाइंडर है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसमें से सम में से इस रिमाइंडर को माइनस करूँगा, मतलब अगर मैं 2800 में से 96 में घटाऊँगा तो जो मेरा नंबर होगा, वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इससे घटा के भी देख लो चाहो तो 2704 आएगा। और 2704 किसका होता है, 52 का स्क्वायर होता है। तो लीस्ट नंबर में कौन सा कर सकता हूँ, ये इन्होंने गलत मार्क करा हुआ है, 96 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि प्रनीत स्टार्टेड इज जर्नी 2 मिनट्स 45 सेकेंड्स 45 मिनट 46 सेकेंड पीएम पे, और वो रीच करता है 4 घंटे 55 मिनट 57 पीएम पे। अनित ने इतने सेकंड बाद जो है वो शुरू करा, तो मतलब उसको कितना भाई, 2:45:46 था। तो मैं अनित का टाइम देखता हूँ कि वो अनित किस टाइम पर चला। वो कह रहा है इसके 58 मिनट और 40 सेकंड बाद चला। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा आप एक काम करो। बोले क्या, आप इसमें से इसको 14 सेकंड दे दो, क्योंकि जैसे ही आप इसको 14 सेकंड दोगे ये 60 बन जाएगा। तो हमने कहा ठीक है ले लो। तो हमने इसको 14 सेकंड दे दिए। अब यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 46, है ना, 1 मिनट बढ़ गया। और जैसे ही मैंने 14 सेकंड दिए तो मैं खुद कितना रह गया भाई, 40 में से 14 घटा दो, कितना बचा, 26 सेकंड, है ना, 26 सेकंड बचे। अब यहाँ पर कितना रहेगा, अब मिनट वाले पे देख लेते हैं भाई, 58 मिनट पहले ही है। मैं अगर इसमें से 2 मिनट इसे दे दूँ तो ये 1 घंटा और बन जाएगा। तो ये 1 घंटा मैं यहाँ डाल दूंगा, तो ये इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, ये 3 घंटा हो जाएगा। अब इसको 2 मिनट दे दिए थे तो ये कितना रह जाएगा, 44 मिनट रह जाएगा। और यहाँ मेरा कितना बचा था, 26 सेकंड रह गए थे। तो इस टाइम पर ये वो टाइम है जब अनित ने स्टार्ट करी अपनी जर्नी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रनीत जो है वो डेस्टिनेशन पे 4:55 और 57 पे पहुंचा था। अब वो कह रहा है कि अनित जो है वो अपनी डेस्टिनेशन 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंचा। तो जब वो 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंचा, तो आप, अब वो किस टाइम पर पहुंचा, तो आप इसमें से 3 सेकंड जो है वो चुरा करके इसे दे दो। जब इसे चुरा करके दोगे तो ये 56 मिनट बन जाएगा। और यहाँ कितने सेकंड बच जाएंगे मेरे पास, 26 सेकंड बच जाएंगे। अब मेरे पास 56 मिनट है, तो मैं 4 मिनट अगर इसे दे दूंगा तो ये घंटा बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 मिनट। अब मैंने 4 सेकंड इसको दिए थे, तो यहाँ कितने बचे मेरे पास, 46 46 मिनट बचे। और सेकंड कितने बचे मेरे पास, 26 सेकंड बचे। तो ये हो गया अनित के पहुंचने का टाइम, रीच करने का टाइम। ठीक है, तो अब अनित को कितना टाइम लगा, वो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो कि 5 घंटे 46 मिनट 26 सेकंड माइनस 3 घंटे 44 मिनट 26 सेकंड।
तो क्या आ रहा है, 2 मिनट, 2 घंटे 2 मिनट, तो 2 घंटे 2 मिनट इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर होगा, ये इन्होंने गलत मार्क करा हुआ है, ये नहीं है, ये उत्तर होगा। ठीक। अब देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 62500 एट 21% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स। तो 62500 पर तो हम बाद में निकालेंगे, पहले आप 100 पर निकाल लो 1.5 ईयर्स के लिए 21% पर एनम के हिसाब से। तो पहले साल जो इसका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 121। अब आधे साल के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10.5%। तो 10.5 किसके ऊपर लगाऊंगा मैं, इस 121 पर ही लगाऊंगा। तो 121 का 10.5 कैसे निकालूंगा, तो पहले तो 10% निकाल लो, इसका 12.1 हो जाएगा। फिर इसका 5% क्या हो जाएगा, 6.05। तो 0.5% क्या हो जाएगा, 0.605, मतलब ये हो जाएगा 13.705। अब ये 13.705 इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 133.705। तो यहाँ पर मेरा 133.705 मुझे 1.5 साल बाद रुपया मिलेगा अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट ब्याज मुझे कितना मिला, मुझे मिला 33.705 रुपये। ठीक है, ये तब मिला जब 100 था। अब 62500 पर मुझे कितना मिलेगा, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको 3370 को इस तरह ले लो और ये 625 ले लो। ठीक है, और 7 7 35 17 18 5 15 2 7 14 2 6 7 2 3 6, ये हो जाएगा 6 6 7 42 6 3 18 19 20 21 22 6 3 18 19 20 8 9 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, 21062.5। यही हमारा इंटरेस्ट होगा। ये इन्होंने दे नहीं रखा है ऑप्शन में, बट आंसर यही आएगा 21062.5। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा जो आपकी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेगा। और रेलवे की तरह अगर आप और भी एक सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल या एनवीएस की या फिर एसएससी की या बैंकिंग की, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा आईक्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पे आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम्स के वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। और कुछ एग्ज़ाम के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एनवीएस, एसएससी सीपीओ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू ऑल।